मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो आज हमारा चैप्टर चल रहा था उसकी हम लास्ट स्टेज पर हैं, लास्ट रह जाएगा हमारा। अभी तक मैंने आपको समझाया था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे पढ़ते हैं। एडजॉइंट से पढ़े तो पहला दूसरा भी मेथड है, लेकिन हम एडजॉइंट पर थे। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि इसकी वैल्यू कब निकाली जा सकती है, जब ये जीरो ना हो। तो अगर ये जीरो हो गया तो हम इसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। तो अगर ये जीरो नहीं है तो ये कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डिटर्मिनेट्स वैल्यू जीरो नहीं है। और सिंगुलर मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, जब उसकी डिटर्मिनेट्स वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, काफ़ी बार आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए एंड बी टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए और बी दोनों ही कैसे हैं, आपके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तब आप ये प्रूफ कीजिए। एक चीज़ और समझ लेना आप, अगर मुझे कोई किसी का इन्वर्स है तो इसका मीनिंग क्या है, ए का मल्टीप्लाई, कि भाई अगर हमने ये कोई मैट्रिक्स निकाला और ये ए का इन्वर्टिबल है तो हम इसको ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको करने का क्या मेथड है, बिल्कुल इसी थ्योरी पर मैं ये करूँगी प्रूफ। तो मुझे पता चल गया, इसने दिया था कि ए और बी कैसे हैं, दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। तो हम ये क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, या बी इनवर्स इज इक्वल टू, भाई किसी की उसी के इन्वर्टिबल से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 1 आएगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अब बिल्कुल समझ गए होंगे, अगर ये इसका इन्वर्टिबल करना है तो इन जो दोनों की मल्टीप्लाई होगी वो किसके इक्वल होगी, आई के इक्वल। तो यही करने वाली हूँ, ए बी का, हाँ जी, ये इसका इन्वर्टिबल इसका निकालना है। तो क्या करूँगी, दोनों की मल्टीप्लाई, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, देखो। और ये आंसर क्या आ जाना चाहिए हमारा, दोनों आई के बराबर। देखते हैं ये क्या हो जाएगा, पी इनवर्स ए पी, बी इनवर्स ये क्या हो जाएगा, आई। और भाई ये भी तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स। कैसे पता चला, अगर 1 की b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह वही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, i। अब यहाँ आ जाए, देखो कितना आसान। तो हमें अगर कोई दो इन्वर्टिबल दिखाने एक दूसरे, ये इसका इन्वर्टिबल है तो यानी दोनों की मल्टीप्लाई एक के इक्वल यानी i के इक्वल। अब यही करने वाली हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स ए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, i, इसकी जगह क्या आएगा, a की 1 से 1 बोलती हूँ मैं इसको, ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा आई। तो यही लाना था। सो ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर हो गया, तो ये बिल्कुल इजी तरीका है, जैसे हमने सिमेट्रिक फंक्शन में वगैरह में किए थे हमने, वही का वही है। अब मैं इसके एप्लीकेशंस बता रही हूँ, तो आप इसके एप्लीकेशंस करेंगे। अब मैं पढ़ूंगी इसके एप्लीकेशंस, डिटर्मिनेंट्स के भी और मैट्रिक्स के भी। देखो हम क्या क्या निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, क्या कर सकते हैं, लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट चाहिए मुझे मिनिमम, उसी से देखेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हम कैसे भी लिख सकते हैं। कैसे, आप ऐसा लिखना चाहिए, देखो इक्वेशन में मुझे क्या क्या चाहिए, एक x और y और पॉइंट। तो पॉइंट मैंने 0 1 1 0 ऐसे ना लेकर क्या लिख दिया है, x1 y1 और x2 y2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x y पॉइंट लिख लेंगे, इसका पहला पॉइंट ये रहा। अब हमें पता है कि डिटर्मिनेंट्स कभी भी ऐसे साइड उसका नहीं होता है, फॉर्म का होता है। कैसे होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो स्क्वायर की फॉर्म में होता है। अब यहाँ 3 × 3 करने के लिए, क्योंकि इसमें 3 रो हैं, अब अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो इक्वेशन नहीं बनेगी। इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टी है कि इक्वल में भी होना चाहिए, तो वो इक्वल 0। या तो ये लिख लेंगे, या अगर आप इससे भी वैल्यू निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। मैंने एक बार ऐसे ही बताया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों से आंसर यही आएगा। तो आपके उसमें बुक्स में ऐसे दिए हुए हैं क्वेश्चन कि 2 पॉइंट से जाने वाली किसी भी इक्वेशन रेखा का समीकरण बताइए। अब फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या क्या चाहिए मुझे, 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ट्राइंगल का जो एरिया निकलता है वो कैसे निकालते हो आप, 1/2 1/2 वही
बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखने वाली हूँ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 3 लाना था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना। मैं यहाँ फिर वही कंडीशन कर सकती हूँ, x1 y1 यहाँ लिख लिया, x2 y2 x3 y3 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर भी आधारित काफ़ी क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यदि एरिया दिया हुआ है, मान लिया आपको एरिया दे दिया 4 और उसके पॉइंट दे दिए, किसी पॉइंट की में कोई मिस है और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। मान लिया 4 दिया है इसका वैल्यू, तो हम 4 इक्वल टू ये। देखो जब भी हमने एरिया निकाला है तभी क्या है इसकी, किसी का भी एरिया हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि उसका पॉजिटिव साइन लेना है, निगेटिव कभी होता ही नहीं एरिया। तो हम क्या कर लेते हैं कि वो जो 4 दिया होगा वो हमेशा प्लस माइनस रखेंगे। तो यहाँ वैल्यू प्लस माइनस रख के 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। जैसे ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में कि कहीं एरिया दे दिया है और इनमें से कोई मिस पॉइंट दिया हुआ है, उसका वैल्यू निकालनी है, तब आप क्या करेंगे, हमेशा यहाँ ओनली 4 नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस 4 लिखेंगे। तो ये हमारे एरिया का फॉर्मूला हुआ है। अभी अब अगर हमें कह देता था कि दिखाइए ये पॉइंट कोलिनियर है, सररेख है, तो हम क्या करते हैं, कोलिनियर के लिए, सररेख दिखाने के लिए ट्राइंगल का एरिया कितना होना चाहिए, 0, यानी कि ओनली ये चल जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं। और मैं इसके बाद आपको बता रही हूँ कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन सोल्व करनी सीखते हैं, दोनों इक्वेशन, डिटर्मिनेंट से भी और से। तो मैं कह रही हूँ कि इक्वेशन हम मैट्रिक्स से भी सोल्व करेंगे और हम डिटर्मिनेंट से भी सोल्व करेंगे। देखो ये इक्वेशन थी हमारी, इजीली हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमें जो पहले हमने 3 मेथड पढ़े हैं छोटी क्लास में, 9th में 10th में, उनसे भी कर लेते हैं। अभी हमने डिटर्मिनेंट से सीखनी है और अब हम मैट्रिक्स से कर रहे हैं पहले। तो ये वाली इक्वेशन ना कराकर इसको भी हम इसी मेथड से करेंगे, मैट्रिक्स से, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ, ये आसान है, ठीक है। ये लेंथी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी और हर पेपर में भी ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये ईजी है लेकिन ज़्यादातर मिस्टेक हो जाती है, इसलिए इसको बहुत ही आराम से करना है। लिखते कैसे हैं देखना, किसी भी इक्वेशन को ऐसे, ये पहले इसके ऐसे एक्स के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, 1 1 2, क्या लिखा मैंने इसके कॉफिशिएंट साइन सहित, ये कितना 1 -1 और 1, बहुत ध्यान से करना है। अब अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हमारा काम नहीं बनेगा, देखना ध्यान से। अब ये कितना है, 3 गुना 3 का, तो यहाँ अगर ये 3 गुना 3 का है तो ये 3 गुना कुछ का भी बनना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बाई चांस ऐसे लिख दूँ तो इसका क्या हो जाएगा, 1 गुना, वो मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो ये आपको कोई रटने की चीज़ नहीं है, आप सीधा ऐसे करेंगे, x y z, आप समझ गए होंगे ये ऐसे क्यों लिखी है, ऐसे क्यों नहीं लिखी गई, = 6 2 1, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हम एकदम इतना नहीं लेके चलेंगे, इसको तो मानेंगे a, ठीक है। लेट ये = ये x और ये माना हमने y या b मान लेंगे, ठीक है। ये x और ये = b, तो थोड़ा सा मैं प्यार से लिख रही हूँ इसके पास, ये देखो ax = b, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। यहाँ हमने क्या किया है, मैं लिख रही हूँ, जहाँ क्या किया, a देखो ये इसको मान लिया मैंने, 1 1 2 1 -1 1 1 1 और -1। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रही हूँ, x, इनकी वैल्यू कब आएगी, जब उधर कोई मैट्रिक्स आएगा, और उसको क्या लिखने वाली हूँ मैं, देखो a इनवर्स b या b a इनवर्स, ये किस पर डिपेंड करता है, जो इसका आंसर आएगा उधर जाके, ठीक है, इनवर्स निकल के, तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगी। यहाँ तो किसका है, 3 गुना 1, और उधर क्या होना चाहिए, 1 गुना 3, तो इसलिए ये इसको यहाँ ना लिख के मैं यहाँ भी लिख लेती हूँ, a इनवर्स, आप समझ गए होंगे क्यों लिखा मैंने, ठीक है। इसको माना मैंने a। अब मुझे इनवर्स के लिए मुझे किस किस का वैल्यू चाहिए, जो मैंने सीख लिया है। अब यहाँ डिटर्मिनेंट्स वैल्यू चाहिए मुझे इसकी, तो डिटर्मिनेंट्स में चेंज करना पड़ेगा, 1 1 2 1 -1 1 1 1 -1, और ये किसी भी रो, किसी की भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अब आपको करना आ चुका है, मैं ये फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग
ये 1 और ये +2, ये कितना आएगा, ये कैंसिल, ये 1 - 1। अब यहाँ ये कैंसिल और ये -1 और -1, और ये कैंसिल 1 + 1, ये आ जाएगा -2 यानी कि 2 और +4 = 6। ये डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू आ गई हमारी। अब मुझे क्या निकालना है, ये मुझे निकालना है एडजॉइंट भी निकालना है। तो मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल बड़े उससे कर रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको जरा करके दिखा रही हूँ, आप इस मेथड से करेंगे तो अच्छा। जब मैंने आपको एडजॉइंट लिखना सिखाया था तब मैंने ऐसे कहा था कि आप ऐसे ना लिखें कि इनके हम कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, A11, A12, A13। मैंने कहा ऐसे सबके साइन लिख लेंगे क्योंकि 3 × 3 ऑर्डर का है। यहाँ डिटर्मिनेंट्स, यहाँ प्लस माइनस, याद आया होगा आपको। ये मुझे आसान लगता है, काम वही है लेकिन ज़्यादा ये नहीं है कि पहले वैसे लिखूंगी और फिर अब लिखेंगे। तो यहाँ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कैंसिल और ये कैंसिल, -1 1 1 और -1। फिर यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखना है तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 1 2 -1, ऐसे और ऐसे 1 -1 और 2 1। अब यहाँ जाएं, इसके अकॉर्डिंग लिखना है, ये कैंसिल, ये 1 1 1 -1, यहाँ लिखना है इस जगह, ये कैंसिल, इसके साइन से और उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 1 2 -1। यहाँ इसके अकॉर्डिंग लिखना है 1 1 2 1। अब ये और ये कैंसिल, 1 1 -1 1, ये और ये कैंसिल, 1 1 1 1, ये और ये कैंसिल। ठीक है, ये आसान पड़ता है। तो फिर मैंने कहा था कि पहले आप साइन लिख लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखना, मैं अंदर मल्टीप्लाई करके और सोल्व करके लिख रही हूँ। देखो कैसे लिखूंगी, इसकी मल्टीप्लाई करी 1, बीच में माइनस आनी है, 1 -1 1, ऐसे ही इसको लिख रही हूँ। साइन मैंने सबके पहले ही लिख लिए हैं, -1 -2 1 +2 -1 कितना हुआ, -2 -1 -2 -3 1 -2। ज़्यादातर मिस्टेक होती है इसमें, करते हुए गुणा कहीं लिखने में मिस्टेक हो गई। 1 -2 -1 1 + 1 1 -1 -1 और ट्रांसपोज देखते रहें आप। ये कितना आ गया आपका, 0 3 3 2 -3 1 2 0 और -2 का ट्रांसपोज। और ये ट्रांसपोज चेंज करने के बाद हमारा हुआ ये रो कॉलम में और कॉलम रो में, 2 -3 1 2 0 और -2। ये हमारा आ गया एडजॉइंट निकालना। अभी हमें क्या करना था, हमें निकालना था A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट्स A। एडजॉइंट कितना है, हाँ मैंने डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाली थी 6, 1/6 में यहाँ लिख लेती हूँ। और ये इनवर्स का वैल्यू आया हमारा, और ये हुआ, ये अलग से एक क्वेश्चन समझो हमने सीख लिया। और इसके बाद हम करेंगे वो जो लाइन आई थी ना हमारी, x = A इनवर्स B, और x क्या था हमारा, x y z। इसमें हमने जो अभी तक सीखा है वो सब आ जाएगा, 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, और ये b हमारा था 6 2 and 1। सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, और मैं मल्टीप्लाई भी थोड़ा शॉर्ट में लिखने वाली हूँ, देखो कैसे। हाँ जी, ये हमारा, और आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ बहुत बार कर चुके हैं, 0 की 6 में, तो 0 + 4 और +2 6। यहाँ आ जाए, आगे नहीं है, इस लाइन की इससे मल्टीप्लाई 18 और इसकी इससे, और ये 0 12 आ गया। अब यहाँ आ जाए, इसकी मल्टीप्लाई इस लाइन के साथ 18 और +2 और -2, ये आया हमारा 18। कितना इजी वर्क हो गया हमारा, कंपैरिजन कर देंगे। x का वैल्यू 6, हाँ अपोन में 1/6 भी था,
ये ए इनवर्स का वैल्यू 1/6 मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये हमारा आया 1 2 3। ये किसका वैल्यू चल रहा है, एक्स वाई और जेड का। कंपैरिजन कर देंगे तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। आंसर चेक करने का आपको तरीका पहले भी पता है और अब भी कोई सी भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के देख लेंगे वो उसको सेटिस्फाई कर रही होगी। देखो जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं इसे डिटर्मिनेंट से भी सिखाऊंगी तो मैं सिखा रही हूँ। इसको बोलते हैं क्रेमर नियम, ठीक है। तो ये क्रेमर विधि से हमारा ये जो इक्वेशन है सोल्व करते हैं। जो अभी की है मैंने 3 वेरिएबल्स की वो भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 वेरिएबल्स की सिखा रही हूँ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देंगे आपकी बुक में, इसमें एनसीईआरटी में, लेकिन ये हैं। तो हम इसे डिटर्मिनेंट से कैसे करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, पहले ऐसे ही लिखेंगे केवल x और y के। देखो 2 -1 3 और 4, इसको सोल्व कर देंगे जैसे आप करते हैं। भाई 3 वेरिएबल्स का भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन मैंने ये 2 का निकाला है, ठीक है। आपको मेथड पता चल जाए तो आप कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ जाए डेल्टा एक्स माने, अब ध्यान देना ये x वाली लिखे हैं मैंने कोफिशिएंट, ये y के, तो जो डेल्टा x में लिखोगे वो x वाले इससे रिप्लेस कर देंगे। देखो ध्यान से, यानी ये लाइन हटा देंगे, इसकी जगह ये आएगी -1 4। पहले मैं इसी को लिख के दिखा रही हूँ। अब डेल्टा y निकालना है, यानी y वाली लाइन जो है हमारी वो इससे रिप्लेस हो जाएगी, -2 3, ये हट जाएगी और ये रहेगी। देखेंगे समझ आ गई होगी बात। यहाँ केवल x वाली लाइन रिप्लेस की है इससे, और यहाँ केवल y वाली लाइन। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा +3, ये कितना आ गया -5। इसको भी सोल्व कर देंगे, ये कितना आएगा 6 और +6, ठीक है। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। x कितना हो जाएगा, हाँ जी देखिए जरा क्या करते हैं, डेल x अपॉन डेल, अगर मैंने निकाला मुझे याद नहीं है तो हम कर रहे क्या है, देख लेंगे क्वेश्चन को मैं, आपको आंसर आपका सही है या नहीं है। ये कितना आ जाएगा -5/11, यहाँ जाएं y इज इक्वल टू, अभी पता चल जाएगा आपको कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगर ये x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ रखा मैंने, ठीक है। x और y की वैल्यू 2 × -5/11 -12/11, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा, देख लेंगे कितना आ रहा है सोल्व करके, -10, और ये बिल्कुल सही। तो जो आपको यहाँ बहुत बच्चों को संशय होता है कि यहाँ ऊपर डेल लिखना है या कोई बात नहीं, गलती से लिखा भी गया तो आप इसके आंसर निकालेंगे और आप वेरीफाई करके देख लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं ये अभी जो इसके आंसर आए हैं x और y, ये हम किस विधि से निकाला है, हमने इसका आंसर डिटर्मिनेंट्स का क्रेमर नियम से, ठीक है। अब मैं आगे देखती हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन भी है आपके मैट्रिक्स में सोल्व करने के लिए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखो, 2/x 3/y + 10/z = 4, 4/x - 6/y + 5/z = 1 एंड ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें ये थोड़ा टिपिकल सा लग रहा है लेकिन ये बहुत ईजी है। थोड़ा सा इसको मैं आपकी लाइन तक भेज रही हूँ। 1/x 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 तीनों में है, 1/y 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 1/z 1/z। तो मैंने क्या किया, 1/x को कैपिटल X, 1/y को y और 1/z को z। तो हमने क्या लिखा, 2x 3y 10z = 4। दूसरी इक्वेशन बना लेंगे ये, और तीसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। तीसरी इक्वेशन में हम, और हमें ये देखते ही बिल्कुल आसान लग रहा है। अब ये बिल्कुल पुराने वाला क्वेश्चन वही जो आप करने वाले हैं, और वही मेथड रखेंगे, बस जहाँ स्मॉल लिख रहे थे वहाँ कैपिटल X Y Z करेंगे। ये 2 3 10, देखो अगर नहीं समझ आ रहा है तो पहले क्वेश्चन देख लेंगे। जो पहले वाला अभी किया था मैंने, साइन भी बिल्कुल लेने हैं जो लेते हैं, बिल्कुल वही हो जाएगा आपका AX = B से। और करते करते हमने यहाँ तक वैल्यू निकाल ली है, कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की। तो जब मेरी कैपिटल X की वैल्यू 1/2 आपकी आ जाएगी, कैपिटल Y की वैल्यू 1/, लेकिन ये रियल में कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z नहीं है। तो मैंने अब इनकी जिसको माना था ये मान लिया। तो हमारा x की वैल्यू 2
अब यहाँ ऐसे ही हमने किया 1/y=1/3, y=3, एंड z के लिए भी यही किया हमने, और ये हमारी, तो हम ऐसे क्वेश्चन से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया आपका। इसको सोल्व करके आसान किया हमने, और इसी तरह से हम क्वेश्चन कैसा भी हो टिपिकल कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में डाल दिया करें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूँ, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन, एक बार नहीं देखने से आएगा, ये बार बार देखेंगे और इसको करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उसके बारे में समझा भी रही हूँ। कोई डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है ए 3x3 ऑर्डर का, तो उसमें प्रूफ करना है आपको कि एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। आप करेंगे क्या, पहले इसका ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे, ठीक है। जब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तब उसका एडजॉइंट निकालना है। वर्क ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी जो डिटर्मिनेंट्स, जो मैट्रिक्स यहाँ आएगा ना, उसका एडजॉइंट निकालना है। ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, और दूसरी साइड का क्या करना है आपको, एडजॉइंट पहले निकाल लेना है इसका, तब उसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो आप इनको करके देखेंगे, नहीं होता है तो आप मुझे बताएंगे। आप इनकी क्वेश्चनों की बार बार, अगर ये भी अभी ध्यान नहीं आ रहा है तो पहले एडजॉइंट वाली एक्सरसाइज देखेंगे, तब इसको करेंगे, करके दिखाएंगे, ठीक है।